आज का ये वीडियो क्लास 12 के केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक प्रोटीन से संबंधित है और इसमें बहुत ही शॉर्ट करके कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के समझ लीजिए कि हेडिंग हम चूज करके ला रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा टाइम देके एक दो बार आप केवल सुन लेंगे और पढ़ लेंगे और लिख लेंगे तो ये टॉपिक आपका उम्मीद करते हैं अच्छे से तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगा। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एक तरह के आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है, इस बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेशेदार प्रोटीन किसे कहते हैं या गोलिकाकार प्रोटीन किसे कहते हैं। या एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गोलिकाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तीनों में से कुछ भी पूछेगा, आंसर हम डायरेक्ट अंतर ही लिखवा रहे हैं, उसी से बना करके आप इसका आंसर लिख देंगे। तो हेडिंग है आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण। इस आधार पर प्रोटीन दो प्रकार की होती है, तंतुमय या रेशेदार प्रोटीन, इंग्लिश में बोला जाता है फाइब्रस प्रोटीन। दूसरा है गोलिकाकार प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो इस बेस पर आप दो कॉलम बना लेंगे। मैक्सिमम ज़्यादा मतलब कि एग्ज़ाम में ये क्या बोलते हैं अंतर ही पूछा है। अगर डिफिनीशन भी पूछेगा तो इसी को दो लाइन आपस में ऐड करके लिख देंगे, तब भी आपका डिफिनीशन भी कंप्लीट हो जाएगा। या आणविक संरचना के आधार पर वर्गीकरण पूछेगा तब भी इन दोनों को डिफिनीशन आप डिफाइन कर दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एकदम ध्यान से एक दो बार पढ़ लेंगे। दो कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे गोलिकाकार प्रोटीन और दूसरे में तंतुमय प्रोटीन। इनकी संरचना वलयित गेंद जैसी होती है, फोल्डेड बॉल की तरह से स्ट्रक्चर होता है गोलिकाकार की। इनकी संरचना धागे के समान होती है, मतलब सीधा होता है। जैसे जनरल बाल का एग्जाम्पल लेके आप तंतुमय प्रोटीन को समझिएगा। तो बाल की संरचना कैसी होती है, तो लगभग सीधी होती है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस वलयित गेंद जैसी फोल्डेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी संरचना धागे जैसी होती है। दूसरा है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ये जल अम्ल तथा क्षारों में विलय होती है, ये जल अम्ल तथा क्षारों में अविलय होती है। बाल जो है जल में नहीं घुलता है, क्षार में भी नहीं घुलता है, अम्ल में भी नहीं घुलता है। तो तंतुमय प्रोटीन का मतलब एग्जाम्पल माइंड में बाल रखेंगे तो बाल जल में भी नहीं घुलेगा, अम्ल में भी नहीं घुलेगा, क्षार में नहीं घुलेगा। तो ये नहीं घुलता है तो इसका मतलब गोलिकाकार प्रोटीन जल अम्ल और क्षारकों में विलय होती है। विलय होने का मतलब हो गया कि इनमें दुर्बल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, मतलब इसमें जो बल पाया जाता है वो दुर्बल होता है। इनमें तुलनात्मक रूप से मतलब इनकी तुलना में थोड़ा सा प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं। अगला है कि इनकी संरचना इनकी आकृति त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय आकृति होती है किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन की। और इनकी संरचना कुंडलित या सीड संरचना होती है। उदाहरण के रूप में अगर आप ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल देखें या गोलिकाकार प्रोटीन का, तो उसमें हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, पेप्सिन एंजाइम आते हैं। और इसमें जब पूछेगा तो केराटिन लिख दीजिएगा। अब केराटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो त्वचा में पाया जाता है, बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है। तो त्वचा, बाल, नाखून न जल में घुलते हैं, न अम्ल में घुलते हैं, न क्षार में घुलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आणविक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। अब अगला हेडिंग है प्रोटीनों की संरचना। आप जानते भी हैं कि 4 टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ हम प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको डिटेल में उम्मीद करते हैं कि तैयार ही करा देंगे, और एक बार आप देख लोगे वीडियो के ध्यान से तो हो सकता है कि तैयार भी हो जाए। प्रोटीन की संरचना, तो प्रोटीनों को जैव बहुलक माना जाता है, इसलिए आप पढ़े होंगे कि एमिनो एसिड जो है उसमें 2 ग्रुप होता है, एक एमीन का और एक एसिड का। और एमिनो एसिड आपस में जब जुड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, तो पेप्टाइड का निर्माण पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। 2 जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, बहुत से जुड़ जाएंगे पॉलीपेप्टाइड। और बहुत से पॉलीपेप्टाइड मतलब एमिनो एसिड जब जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़ते हैं तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन को क्या माना जाता है, जैव बहुलक माना जाता है, जिनका निर्माण एमिनो अम्ल के संघनन से होता है। संघनन का मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, आप देखे होंगे वाटर उसमें से रिमूव हो रहा था, जो परस्पर पॉलीपेप्टाइड आबंधों से जुड़े होते हैं। इनकी संरचना त्रिविमीय तथा अत्यंत जटिल होती है। एकदम सीधा लाइन है, प्रोटीनों को जैव बहुलक माना जाता है जिनका निर्माण एमीन मतलब प्रोटीन का
ये अमीनो अम्ल के संघनन से होता है जो परस्पर पॉलीपेप्टाइड आबंधों से जुड़े होते हैं। इनकी संरचना त्रिविमीय तथा अत्यंत जटिल होती है। प्रोटीनों की संरचना का अध्ययन निम्नलिखित 4 विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जिसमें पहला है प्राथमिक संरचना, दूसरा है द्वितीयक संरचना, तीसरा है तृतीयक संरचना और चौथा है चतुर्थक संरचना। जब इसमें से हम प्राथमिक संरचना की बात करते हैं तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं है प्राथमिक संरचना। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है प्राथमिक संरचना का वर्णन कीजिए। जितना लिखाए हैं बस इतना ही आप लिख देना और स्ट्रक्चर बना देना, 100% नंबर आपको मिल जाएगा। देखो इसमें है कुछ नहीं। प्रोटीनों में एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ होती हैं। अभी बताएं हैं कि एमिनो एसिड जुड़ता है तो पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो प्रोटीन का निर्माण होता है। हम देखो पॉलीपेप्टाइड के बारे में बता रहे कैसे पॉलीपेप्टाइड बनाए। तो प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अत्यधिक संख्या में अल्फा एमिनो अम्ल, ध्यान रखिएगा इसको, यही नेचुरल एमिनो एसिड होता है। अल्फा एमिनो अम्ल विशिष्ट क्रम में संलग्न रहते हैं। ये विशिष्ट क्रम बहुत कंपलसरी है, छोड़ मत दीजिएगा, कब भी लिखेंगे ये विशिष्ट क्रम लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर क्रम चेंज होता है ना तो डायरेक्ट प्रोटीन ही चेंज हो जाती है। इसलिए विशिष्ट क्रम, सबका एक अपना स्पेशल सीक्वेंस होता है, उसी के क्रम में अगर प्रोटीन जुड़ते क्या बोलते हैं एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो अलग अलग प्रोटीन का निर्माण होता है जो विशिष्ट क्रम में संलग्न रहते हैं। एमिनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम प्राथमिक संरचना बनाता है। तो कुछ होता ही नहीं है इसमें, डायरेक्ट एमिनो एसिड जोड़ दो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा तो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा और यही जनरल संरचना प्राथमिक संरचना कहलाती है। देखो यहाँ पे अंडरलाइन करके हमने लिखा है कि इस प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन होने पर भिन्न प्रोटीन प्राप्त होती है। अगर प्राथमिक संरचना में कहीं भी चेंजिंग आ गई तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए ध्यान देखिए क्या करेंगे, एकदम ध्यान रखना कि नाइट्रोजन से शुरू करना, लेफ्ट में नाइट्रोजन राइट में कार्बन, लेफ्ट में नाइट्रोजन राइट में कार्बन। पीरियोडिक टेबल का उल्टा याद रखना बस, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है दाहिने तरफ, लेकिन इसमें उल्टा बनाना है, पहले नाइट्रोजन फिर कार्बन। देखो नाइट्रोजन उसके बाद 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। देखो सीक्वेंस आपका ये वाला होगा, ऐसे फिर 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 ऐसे, ठीक है। नाइट्रोजन से शुरू करो आप, नाइट्रोजन फिर से कार्बन 2 कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर 2 कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर 2 कार्बन, ऐसे करके, ठीक है। इतना बना लेंगे। उसके बाद क्या करिएगा, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड वो कर दीजिए, कार्बन या मान लीजिए यहाँ पे कार्बन, उसके जस्ट बगल में ये वाला, देखो ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन 2 कार्बन हो गया, फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर कार्बन। अब देखिए एक कार्बन से एल्किल ग्रुप को जोड़ना है, नाइट्रोजन के जस्ट बगल वाले कार्बन से क्या जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप, और दूसरे कार्बन से C डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के बगल वाले सीक्वेंस में ही जाना है लेफ्ट टू राइट, यानी कि बगल मतलब इधर से उधर चले जाओ। नाइट्रोजन के जस्ट बाद में जो कार्बन होगा उस कार्बन से एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन, फिर कार्बन से डबल बॉन्ड O, फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर कार्बन, देखो कार्बन के बगल में नाइट्रोजन के बगल का कार्बन, फिर यहाँ पे एल्किल ग्रुप, फिर हाइड्रोजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बगल वाले कार्बन से एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O। और यहाँ से ऐसे डाटेड स्ट्रेचिंग बना दीजिएगा कि बहुत सी श्रृंखलाएँ बढ़ सकती हैं आगे। इसी तरह नाइट्रोजन से यहाँ ऐसे बना देंगे सीक्वेंस, ठीक है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो 2 तो बना चुका है, तो 1 हाइड्रोजन आप जोड़ देंगे सब नाइट्रोजन के साथ। और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो एल्किल ग्रुप के साथ 1 हाइड्रोजन आप ऐसे ऐड कर देंगे। 1-2 बार स्ट्रक्चर बना करके, स्ट्रक्चर अगर बन गया तो समझ लेना कि हमको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रोटीन अणु में एक एमिनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन से प्रोटीन के जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। अगर एमिनो अम्ल का क्रम है, एक सीक्वेंस बताया ना, निश्चित क्रम में या विशिष्ट सीक्वेंस में जुड़े होते हैं, स्पेशल सीक्वेंस है उनका, अगर वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन का जैविक गुण ही बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम ले लें, होता है कि हीमोग्लोबिन, आपको पता ही होगा कि क्या करता है, ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाने का काम है इसका हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन का। तो देखो हीमोग्लोबिन के एक एमिनो एसिड में परिवर्तन से क्या इफेक्ट आ रहा है। हीमोग्लोबिन में एक एमिनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन होने पर सीकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। एक सिर्फ चेंज होगा तो बीमारी हो जाएगी,
सीकल सेल एनीमिया। कहने का मतलब इसमें होता क्या है कि जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो एक हंसुआ तो देखे होगा ना आप लोग, वो कोशिकाओं का आकार हंसिया की तरह हो जाता है। बताइए ब्लड जब चल रहा है उसमें कोशिकाएं हंसुआकार हो गई तो उनका प्रेशर पड़ने लगता है किस पर, नस के ऊपर, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है ना कि उसकी वजह से नस फट जाती है। तो कौन बीमारी? सीकल सेल एनीमिया। एक एमिनो अम्ल के क्रम में परिवर्तन होने पर सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। दोषयुक्त हीमोग्लोबिन में, मतलब अगर बीमारी हो गई है तो उस कंडीशन में सामान्य हीमोग्लोबिन में उपस्थित ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वायलिन पाया जाता है। ग्लूटामिक अम्ल एक एमिनो एसिड है, वायलिन भी एमिनो एसिड होती है। सीक्वेंस में क्या होना चाहिए? ग्लूटामिक की जगह पर अगर वायलिन आ जाता है तो बीमारी हो जाती है। कौन बीमारी? सीकल सेल एनीमिया। अब इस बेस पे देखेंगे कि आपका क्या रिस्पांस है, उसी के बेस पे अगला मतलब कि सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का वीडियो भी हम आप डाल देंगे। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट तो सुनाई, तो मतलब कि बोलने की वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है, वरना आप 1-2 बार ध्यान से सुन लोगे और याद कर लोगे, एक बार अपने मन से लिख लोगे। पूरी उम्मीद है काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में अगर आ गया। 100% गारंटी नहीं सारे क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन फ़िलहाल पढ़ के जाएंगे, पूरी तैयारी हमारी होगी तो नंबर अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।